तो स्वागत आप सभी का। नया साल है, दिल्ली में चुनाव भी है और 15 दिनों बाद बजट का वक्त भी है। इन सारे बड़े मौकों के बीच आज केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारक को बड़ी खुशी देने का ऐलान हुआ है। 8वें वेतन आयोग को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी से लेकर पेंशनधारी सबको मोदी सरकार ने वाव मोमेंट दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की लंबी बैठक में इस बार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई और जिसके लिए केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। कर्मचारियों के संगठन ने 8वें वेतन आयोग को लाने के लिए कैबिनेट सचिव से भी मुलाकात की थी और लगातार दबाव बना रहे थे। पिछले साल बजट पेश होने के बाद भी इस पर सवाल उठा था, लेकिन आखिरकार नई सरकार के पूर्णकालिक बजट से ऐन पहले मोदी सरकार ने इसका ऐलान कर दिया। जल्द ही इसके लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा हो चुका है। यूं तो हर 10 साल में वेतन आयोग बदल जाता है, लेकिन फिर भी नियमों के आईने में यह जरूरी नहीं है। पर मोदी सरकार ने बिल्कुल सही वक्त पर जो फैसला किया है उसके क्या मायने हैं, उससे क्या बदलाव आएगा, ये फैसला कब तक लागू हो पाएगा, ये सारी बातें बहुत शॉर्ट और आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। साथ ही इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बड़ा ऐलान करते हुए क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। तो अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जो ऐलान किया उन्होंने 8th पे कमीशन के बारे में, जो फैसला किया जा चुका है। अब इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके जहन में होगा कि ये लागू कब से हो पाएगा। अभी तो ये जान लीजिए कि 31 दिसंबर 2025 तक 7वां वेतन आयोग ही चलेगा। जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इसे लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के आयोग का गठन होगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को तय करने का काम करेगा। यानी यही आयोग 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशनर्स की पेंशन की राशि भी फाइनल करेगा। ये भी जान लीजिए कि इसी वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में इजाफा करती हैं। हालांकि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, अभी पुख्ता तौर पर इसकी कोई डेडलाइन सामने नहीं आई है। लेकिन क्या कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव, इसको सुनिए। वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे देंगे, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज।
तो सरकार के इस फैसले के बाद डिफेंस से लेकर रेलवे और तमाम विभाग के केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। एआईआरएफ यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से जाकर मुलाकात भी की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता सौंपकर शुक्रिया अदा किया। गोपाल मिश्रा ने कहा कि ये लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने समय रहते हुए फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, 8वां वेतन आयोग बैठाल करके, और इससे हमारे 40 लाख जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, उनके परिवार और जो मिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी, उनके परिवारों को बहुत खुशी होगी। तो आप समझिए कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद क्या बदलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों की जिंदगी आर्थिक तौर पर कितनी बदल जाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके लागू होने पर सैलरी में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव किए जाएंगे। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। कोई भी फॉर्मूला लगे, सैलरी में कम से कम 44% तो ज्यादा से ज्यादा 92% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.68 गुना पहुंचने का अनुमान है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों का संघ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सिफारिश करने की मांग की है और अगर इसे मान लिया गया तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में करीब 186% की वृद्धि हो सकती है। तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, अब इसे भी समझ लीजिए। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया था। मूल वेतन के 2.57 गुना की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। न्यूनतम सैलरी की बढ़ोतरी को ही फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। अब जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है उसे देखते हुए कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय करता है तो इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 34,000 नहीं बल्कि 51,480 रुपए हो जाएगी। वहीं न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 25,740 रुपए प्रतिमाह हो सकती है और यही वजह है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर गजब की चमक है। बहुत अच्छी बात है और ये एक परंपरा है, 10 साल के बाद में कर्मचारियों का वेतन रिवीजन होना चाहिए। उस श्रृंखला में एक अच्छा कदम है, इसके लिए मैं सराहना करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को, मैं हमारे प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूं। अभी 10 साल के बाद में रिपोर्ट ये लागू होनी चाहिए 1/1/2026 से। महंगाई को देखते हुए जो बार बार हमारी रिक्वेस्ट थी उसको प्रधानमंत्री जी ने माना। मैं प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद करता हूं और बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूं कि कर्मचारियों की ओर उन्होंने सोचा। रेलवे की वर्किंग यूनिक वर्किंग है, इसका मुकाबला किसी इंडस्ट्री से नहीं किया जा सकता। मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी कहूँगा कि जो भी चेयरमैन इसके बने वो खास ख्याल रखें कि रेलवे एक देश की एकता और अखंडता को भी जोड़ती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद करता हूँ। 8 सेंट्रल पे कमीशन अनाउंसमेंट किया आज। 8 सेंट्रल पे कमीशन माध्यम से पे स्ट्रक्चर में रिवीजन मिलना चाहिए। जनवरी 26 से ये नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने के लिए पे कमीशन ये एक्सपेडिट करना पड़ेगा। तो जाहिर है तमाम जो केंद्रीय कर्मी हैं वो बेहद ही खुश है इस फैसले से। और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं शिव गोपाल मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईआरएफ के और शरद कोहली साहब इकोनॉमिस्ट के। तो क्या क्या इसके मायने हैं ये भी समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी एक बार फिर से आपका और शिव गोपाल मिश्रा जी। सबसे पहले तो शिव गोपाल जी आपसे समझना चाहेंगे क्या उम्मीद थी कि वक्त से पहले ही ये ऐलान कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से? भाई सही बात है कि हम लोग ये बात की पूरी आशा रखते थे। ये और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन साल के पहले महीने में ही जो ये ऐलान हुआ है इसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं।
खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को मैंने धन्यवाद भी दिया है कि हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि सारे केंद्र सरकार के कर्मचारी, और ये से अनाउंसमेंट के बाद में हमारे करीब 40 लाख जो असाइन कर्मचारी और उनके परिवार हैं, और करीब 12 से 14 हज़ार जो पैरामिलिट्री और यूनिफॉर्म रैंक के लोग हैं उनके परिवार हैं, उन सबको काफ़ी खुशी है। और मुझे आशा है कि ये रिपोर्ट जो है वो इस साल के अंदर आएगी, और जैसा कि नियम है और जैसा सरकार ने कहा भी है, 1 जनवरी 26 से जो है वो तमाम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे खाली अकेले केंद्र सरकार के कर्मचारी ही खुश नहीं है, इस घोषणा से तमाम राज्य सरकार के कर्मचारी, जी तमाम जो है वो शिक्षक, जो वो भी निगम के कर्मचारी, सब लोग खुश हैं, क्योंकि 10 साल के बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक ऐसा अवसर है जो सब में खुशी का माहौल है। साफ तौर पे मिश्रा जी जो आप बता रहे हैं, न्याय मिलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी की बात करें, सरकार के ऊपर करें, देश के ऊपर करें, किस किस तौर पर सामने आता है? शरद कोहली साहब, इकोनॉमिस्ट, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, ये जो एक पे कमीशन को मंजूरी मिली है और इस पर काम शुरू होगा और 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद है, क्या मायने इकोनॉमिक्स के लिहाज से? देखिए, जब भी वेतन बढ़ाए जाते हैं तो उसका एक फिस्कल इम्पैक्ट भी होता है। मतलब जब आप वेतन, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका 10,000 रुपए महीने का खर्चा है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, और वो खर्चा बढ़ के अब 15,000 हो जाता है या 20,000 हो जाता है, तो उसका फिस्कल इम्पैक्ट पड़ता है। और जब पे कमीशन, मैं आपको बता दूं, जब रिकमेंडेशन देती है तो उसको सरकार अपने फिस्कल बैलेंस से मैच करके देखती है कि क्या हम इस खर्चे को झेल पाएंगे। ये तो एक बात है। दूसरी बात जो मैं आपको, जरूरी बात जो मेरे ख्याल, मुझे लग रहा है हमारे जो वेतन भोगी है उनके ज्यादा काम की है, कि किस आधार पर ये कैलकुलेशन करी जाती है। जितनी महंगाई रही है साल ब साल, उसमें एक बास्केट बनाई जाती है, उस महंगाई को, परसेंटेज को दिमाग में रखा जाता है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, सीपीआई जिसको आप नाम से जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उस पर साल ब साल उसको ऐड किया जाता है, क्योंकि 10 साल बाद हो रहा है तो 10 साल की लाजमी बात है। इसीलिए जब आप 2 से डबल से ज्यादा की आप बात कर रहे थे तो इसीलिए आ रही थी, क्योंकि अगर आप 10 साल पीछे जाएं और इन्फ्लेशन में औसतन 6% लूं तो आप देखेंगे कि काफी हद तक सैलरी में फर्क पड़ चुका। और इसका अगर इम्पैक्ट की आप बात करें, इम्पैक्ट ये होगा कि इससे देश में कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। इस समय हमारी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी हुई है क्योंकि कंजम्पशन की रफ्तार कम है। कंजम्पशन का अर्थ है भारत की अर्थव्यवस्था 60% इससे बनती है। कंजम्पशन का अर्थ है हम और आप जाके दुकानों पे जब सामान लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। अगर वो धीमी पड़ती है तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। अब जब इन वेतन कर्मचारियों को, जिनकी की गिनती बहुत बड़ी है, उनके जेब में ये पैसा जाएगा तो वो इसको जाके खर्च करेंगे तो बहुत बड़ी एक मांग पैदा हो जाएगी। तो सरकार, मैं कहूंगा, एक तीर से 2 निशाने लगते हैं। एक तरफ आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को खुश करते हैं, उनकी जो जिंदगी की जरूरतें हैं और महंगाई की वजह से जो आज वो जो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जी, आप उसको मुहैया करा देते हैं। दूसरा, आप मांग बढ़ा देते हैं, इकोनॉमी में ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास एकदम से इकोनॉमी पिकअप करनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग जाके सामान खरीदने शुरू हो जाते हैं। तो अब जब पैसा इन कर्मचारियों की जेब में आएगा, बैंकों में आएगा, तो ये लोग अपनी जो जिंदगी की अधूरी जरूरतें हैं और जो एक्स्ट्रा जरूरतें हैं उसको जाके पूरी करेंगे, जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। मैं समझता हूं सरकार ने एक तीर से 2 निशाने यहां पर मारे हैं और दोनों ही बड़े साकार निशाने हैं। और मैं आपको एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब सरकारी सैलरीज बढ़ती हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं, आपने देखा होगा सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर में जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये बात आती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज्यादा मिलती है, सरकारी में कम मिलती है। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट होगा तनख्वाह को बढ़ाने के लिए। तो ये एक और इसका फायदा निकल के आने वाला है कि जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम नहीं भी करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा इनडायरेक्ट तौर पे आने वाले समय में। जी बिल्कुल। तो ये तो आप जो बता रहे हैं कि ये सिर्फ बोझ के तौर पर नहीं बल्कि एक इकोनॉमी को पुश करने वाला, उसको मदद करने वाली भी चीज होगी ये। लेकिन कोहली साहब,
हमने हाल ही में देखा है आरबीआई के अनुमान से भी कम ग्रोथ रेट इस बार हम लोग हासिल करने वाले हैं। 6 पॉइंट रिवाइज करके 4 कर दिया गया है। 6.6 आरबीआई ने पहले कहा था। पिछले साल 8+ ग्रोथ में थे हम। तो ऐसे में इतने बड़े बोझ को करीब करीब दुगुने से भी ज्यादा 3 गुने तक सैलरी में इजाफा होने की बात कही जा रही है। क्या सरकार के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होगा झेलना इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा दिक्कत आने वाली है। उसका कारण सिंपल है कि हम लोग इस बोझ को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट मैं लाइव टाइम्स के दर्शकों के लिए आसान भाषा में बता दूं कि मेरी कमाई कितनी है, यानी कि सरकार की कमाई कितनी है और सरकार का खर्च कितना है। इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट इस समय 4.5% के आसपास है, जो कि टॉलरेबल लिमिट में है। एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो यहाँ काम का होगा देखना, उसको हम बोलते हैं फिस्कल प्रूडेंस। और फिस्कल प्रूडेंस का मतलब है कि आप जो भी सरकार खर्च उठा रही है, क्या वो खर्च हमें कर्ज के बोझ के नीचे तो नहीं दबा रहा है। हमारी टैक्स की कलेक्शंस अच्छी हैं, 20% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बढ़ रही हैं। जीएसटी की 1,80,000 करोड़ रुपए प्रति माह कलेक्शन हो रही है, जो कि बहुत हेल्दी है। तो मुझे लग रहा है सरकार को यह लग रहा है कि अब हमारी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी लोग समझते हैं। तो हमारे पास वो एक अंग्रेजी में शब्द होता है एल्बो रूम, हमारे पास वो गुंजाइश है कि हम अपने, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो कि सरकार को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं इनडायरेक्ट रूप से। आगे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। अगर हम मंत्रियों को इसमें से निकाल दें तो पीछे से जो चलाने वाले लोग होते हैं वो यही सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। तो उनका ध्यान रखना लाजमी है। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लोग क्यों करते थे? रिटायरमेंट पेंशन की वजह से लोग ज्वाइन करा करते थे। मुझे याद है कि शादियों में आसानी होती थी कि लड़का या लड़की जो है वो केंद्र सरकार के लिए काम करती है, भैया जिंदगी सिक्योर हो गई, पेंशन मिलेगी। पर आज इसलिए नहीं करती। आज मैं समझता हूं अब जो रिश्ते होंगे इसलिए होंगे कि भैया ये अच्छी तनख्वाह भी लेते हैं। रिटायरमेंट तो बात है 60 साल की, आज भी लड़का लड़की अच्छी तनख्वाह लेते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है और ये लोग मेहनत करते हैं, ये लोग देश को चलाते हैं, इनको अपना हक मिलना चाहिए। ठीक है, शिव गोपाल जी से समझते हैं। मिश्रा जी, कितना चाह रहे हैं आप लोग इजाफा? क्या आप लोगों की कोई मांग है? फिटमेंट जो रेट है उसको क्या आप लोग रख रहे हैं? देखिए, शरद जी ने अभी काफी आपको सरल भाषा में बताने का काम किया। जो हमारा नेशनल काउंसिल जेसीएम है, जिसके माध्यम से और कॉमन जितनी भी चीज़ें हैं, छुट्टियां हैं, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, आपका जो है वो हाउस रेंट अलाउंस है, तो इन सबको तय करने का काम नेशनल काउंसिल जेसीएम करता है। तो हम नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट के सेक्रेटरी हैं। हम जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे अपनी, और डॉक्टर आर्कराइट फार्मूला के आधार पर अभी तक के पे कमीशन ने निर्णय लिए हैं जी। हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो, जैसा अभी शरद जी ने बताया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इन सबको लेकर के हम लोग फिटमेंट फैक्टर की बातचीत करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि ये फिटमेंट फैक्टर 1.86 और 2.57 के आधार पर नहीं चलेगा। ये 3 जो है % से ज़्यादा आने वाले कल में होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मैं इसको यकीनन आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी मेमोरेंडम देंगे वो साइंटिफिक एक फार्मूला है, उसके आधार पर सरकार के पास जाना चाहिए, सो दैट कि वो कोई ये बात ना कह सकें कि आप लोग जो है वो मनमाने तरीके से दे दिया आपने किया है। जी बिल्कुल। मिश्रा जी बने रहिए मेरे साथ। जी, देसाई साहब भी बने हुए हैं। अब हम ये भी इस बीच बता दें कि देश में कितने केंद्रीय कर्मचारी हैं, और अंदाजा लगाइए कि अगर 90% से ज्यादा सैलरी बढ़ेगी तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। असल में देश में डिफेंस सेक्टर को मिलाकर के करीब 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। इसके अलावा सबको मिलाकर के 65 लाख लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो कि पेंशनर्स हैं। दिल्ली में 4 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारी हैं। ये आंकड़ा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बस 20 दिन बाद दिल्ली में चुनाव है और सीधा हिसाब लगाया यह भी जाता है कि एक कर्मचारी पर 4-5 लोगों का परिवार आश्रित होता है। और इस तरह मोदी सरकार का यह फैसला दिल्ली के करीब 16 से 20 लाख वोटर्स को भी प्रभावित कर सकता है। अब आपको 7वें वेतन आयोग का इतिहास भी बता देते हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था और करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2016 में 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी थी। 1 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने इसे लागू किया।
जिससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा। तो ये है आंकड़ों के जरिए कि कितने कर्मचारी हैं और कितना किसको फायदा होगा। शरद कोहली साहब, ये जो फिटमेंट फैक्टर की बात होती है, हम इस वक्त जो हम रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि 2.89 या 2.69 हो सकता है, लेकिन मिश्रा जी की तो उम्मीदें हैं कि 3 से ज्यादा हो। क्या लॉजिकल क्या होता है, कैसे ये तय होता है? देखिए, ये मिश्रा जी की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, ये तो पुरानी कहावत बन चुकी है। और पर इसमें मैंने जैसे बताया कि इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसको मैं थोड़ा और खोल के आपको बता दूं, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखी जाती है कि उस समय 2014 में जब 7वां पे कमीशन बना था और 2016 में इसको लागू किया गया, वहां से लेके आज तक कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या फर्क पड़ा है। आपके बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि आपके राशन पानी का खर्चा हो गया, किचन का खर्चा हो गया, कपड़ों का खर्चा हो गया, जूतों का, तो एक बास्केट ऑफ गुड्स से हमारी सीपीआई बनती है। और इन्फ्लेशन आधार, एवरेज इन्फ्लेशन इस समय जो रहा है पिछले चंद सालों का मैं देखूं तो करीब करीब 6% है। अगर आप उस 6% को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, वो करके निकालेंगे, तो वो लगभग 1.8 और मुझे लगता है 2-2.5 के बीच में कहीं आना चाहिए। तो बहुत अच्छी खबर आने वाली है। अब उनका देखिए, मिश्रा जी का ज्यादा मांगना, एम्प्लॉयज का ज्यादा मांगना स्वाभाविक है, और इसके लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो जितना आ जाए उतनी अच्छी बात है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ लोगों की बढ़ गई, पर इसमें एक देखने वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज खाली दिल्ली में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज अन्य राज्यों में भी है, जहां पर केंद्र के दफ्तर हैं, वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी थोड़ी फर्क होती है। आप जैसे दूसरे राज्यों में जाएंगे, वहां पर दिल्ली के मुकाबले कॉस्ट ऑफ लिविंग फर्क है। मैं दिल्ली की तुलना कर रहा हूं बाकी जगह से, जी। तो वहां पर थोड़ा फर्क पड़ता है। पर जो वेतन आयोग जब अपनी अपनी रिकमेंडेशन देगा तो वो यूनिफॉर्मली अप्लाई होगी। तो ये हो सकता है जो बहुत महंगी जगह रहते हैं उनको लाभ थोड़ा कम मिल पाए, मतलब उनके लिए रिलीफ कम हो। जो सस्ती जगह रहते हैं, पैसे तो उनको भी उतने ही आ रहे हैं, उनको थोड़ा ज्यादा फायदा मिल जाए। पर इसका मूल सिद्धांत जो है वो इन्फ्लेशन रहता है, कि इन्फ्लेशन तब और अब में, यानी कि अगर एक चीज मुझे 100 रुपए की मिलती थी 2014 या 2016 में, आज वो अगर 150 रुपए की हो गई है, तो मैं उसी प्रोपोर्शन में उसकी सैलरी बढ़ाऊं कि 4 पैसे बच भी सके, सारे खर्च हो रहे हैं, बचत भी हो जाए और मेरा खर्चा निकलता रहे। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी कि कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। मैं परिवार के लोगों को मिला के चल रहा हूं। अगर आप 50-60 लाख की टोटल गिनती लेते हैं, 5 व्यक्ति प्रति परिवार लेते हैं, तो करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं, उनको लाभ मिलेगा। और ये सब लोग जाके खर्च करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, मैं जानता हूं, पिछली बार जब पे कमीशन आई थी, मैं किसी के घर में था, उन्होंने उस दिन पार्टी करी थी, और उस पार्टी में मैं भी शामिल हुआ था, उनके हमारे नजदीक के थे, उन्होंने घर पर बुलाया, बाकायदा सेलिब्रेट किया, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। आपको अगर सरकार की तरफ से, सरकार, मैं ये नहीं कहता तोहफा मिल रहा है, मैं इसको तोहफा नहीं कहूंगा, अगर सरकार इस बात को मान रही है कि हाँ महंगाई बढ़ गई है, आपकी तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकारी नौकरी खाली पेंशन के लिए या पक्की नौकरी के लिए नहीं की जानी चाहिए। सरकारी नौकरी को अगर आपको पूरी सैलरी मिलेगी तो आप उतनी शिद्दत से उसको काम भी करेंगे, क्योंकि अक्सर सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि भाई ये पूरी शिद्दत से काम नहीं करते हैं, ये तो सरकारी दफ्तर है। अगर सैलरी अच्छी होगी तो मुझे लगता है कि ये इमेज भी सुधरेगी आने वाले समय में। साफ तौर पे तो मिश्रा जी, एक बार आप सबको फिर से बधाई। मजदूर संघ ने भी इस पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने भी सरकार को धन्यवाद कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने तय वक्त पर, यानी कि 1 जनवरी 2026 से जो भी मुनासिब इजाफा होनी चाहिए सैलरी में, उसके साथ सैलरी रिवाइज कर दिया जाएगा तमाम केंद्रीय कर्मियों का। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब, ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू, एंड मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपको सुनाते हैं मोदी सरकार के इस फैसले के बाद रेलवे के अधिकारियों के बीच किस तरह का रिएक्शन है। की घोषणा हो गई है और इससे हम रेल कर्मियों को काफ़ी खुशी मिली है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यह घोषणा जल्दी ही हो। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पे कमीशन का रिपोर्ट आएगा, जिसके आधार पर सेंट्रल कर्मचारियों के पे का रिवीजन जो है वह लागू होगा। यह हमारे लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री का बहुत बहुत अपना अभिवादन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, अभी